नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आरंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद, जो आपने दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 को रिकॉर्ड तोड़ सफलता दिलवाई। और हमारे साथ हैं इस समय अभिषेक जी भी आए थे, इनसे भी सुन लें कैसा लगा इस बार इनको। जयपुर डायलॉग्स के साथ तो ये मेरा एक और सत्र था, मुझे ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सत्र के बाद जब से शुरू हुआ तब से मैं लगातार आ ही रहा हूँ। और अब हम उस पोजीशन पर पहुंचे हैं जहां पर हमारे सामने वामपंथी भी नहीं टिक रहे हैं। ये अच्छी बात है, किंतु मेरा प्रॉमिस अपने दर्शकों से ये है कि अगली बार जब हम लेकर के आएंगे जयपुर डायलॉग समिट, वो कुछ और भी भव्य होगा, इसमें कुछ और बदलाव होंगे। और इस बार आपको अधिक से अधिक जो आपके फेवरेट पैनलिस्ट हैं, जो जिनको आप सुनना पसंद करते हैं। मैं एक बूढ़ी दादी आई थी दुबई से सिर्फ मेरे लिए, मैं भावुक हो गया जब उन्होंने ये कहा कि अभिषेक जी, आपको राउंड टेबल पर सुन नहीं पाई, ओपन माइक सुना और ये सुना, कुछ और प्रश्न है तो 15 मिनट और टाइम मिलता तो अच्छा रहता। तो मैंने बोला कि इस बार हम लोग ओपन माइक सेशन को थोड़ा सा और अलग ढंग से जरूर करेंगे, जहां पर हम लोग, उन्होंने कहा कि वो पेन से लिख नहीं पाती तो वो प्रश्न नहीं पूछ पाई। तो इसमें अब हम चेंज करेंगे कुछ ऐसे बुजुर्गों के लिए, क्योंकि हाथ कांपते हैं उनके, कि वो डायरेक्टली माइक लेकर के प्रश्न पूछ सके। तो इस सब में बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज करेंगे, वो अभी आपको नहीं बताएंगे। अब एक साल वर्कआउट तो ही उस पर करना है कि किसके लिए क्या सोच सकते हैं। बाकी अब जयपुर डायलॉग्स जहां पहुंचा है उसके लिए तो आपकी बैकएंड टीम को बहुत बहुत बधाई, जिस प्रकार से वो काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस नैरेटिव को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, यूसीसी के जिस फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, उस पर अब सरकार काम कर रहा है। देखिए, महाराष्ट्र इलेक्शन पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, उसी जयपुर डायलॉग्स के मंच पे मैंने इशारों इशारों में कह दिया था कि ऐसे लोगों को भी टिकट ना दे जिससे संघ का ऐतराज होने लगे। देखिए, नवाब मलिक का परिवार का टिकट कट गया, तो ये पहुंच है, ये एक्सेस है, ये अच्छी बात है, टिकट अच्छा लगता टिकट कटा तो नहीं है। महाराष्ट्र की बात कर ले, नवाब मलिक को टिकट दे दिया गया है, लेकिन सामने से भी शिंदे जी ने खड़ा कर दिया किसी को। उनकी है। बिटिया वही, को भी टिकट, उनके सामने भी शिंदे सेना जी का खड़ा हुआ है। हाँ। तो एक तरह तो बेचारे एनसीपी वाले जो हैं। तो अब भाई एक ये बात बताइए कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा है भाई कि कौन कौन कितनी कितनी सीटों पर लड़ रहा है, ये तो क्लियर कर दीजिए। नहीं, क्लियर तो है ही कि अब अगर आपका प्रश्न इस संदर्भ में है कि शिवसेना, एक नाथ शिंदे जी वाला जो शिवसेना है, उसके भी कई महत्वपूर्ण सीट पर भारतीय जनता पार्टी के, जैसे साइना एनसी को टिकट मिल गया, ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जा रहा है? तो सर, इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है, मैं 2 मिनट टाइम लेता हूं। देखिए, रिसेंटली संघ ने कुछ सर्वेज किए थे जहां पर भाजपा की पोजीशन तो मजबूत है वहां पर, लेकिन चूंकि वो टिकट शिवसेना के खाते में चला गया तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आने लगा। तो इसका तोड़ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी और कुछ लोगों ने निकाला कि ठीक है, जहां पर नाराजगी हो रही है वहां पर बीजेपी के ही कैंडिडेट को शिवसेना के सिंबल से लड़ा देते हैं, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। हम लोग एक ही है, एक ही पिच पर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक नाथ शिंदे जी को भी स्पेस दिया गया इस चीज को लेकर के। अब अजीत पवार जी के लिए जो 2 सीट पे बात हो, आप अगर पूछना चाह रहे हैं, तो वहां भी वही हालत है कि अजीत पवार जी को बताया गया कि देखिए, लोकसभा में भी आपको एहसास है कि आपका वोट उस हद तक नहीं वोटर के ऊपर जाने वाला है, तो आपको शिवसेना और बीजेपी के वोटर के अगर भरोसे ही रहना है तो कैंडिडेट कम से कम ऐसे दीजिए जो शिफ्ट हो सके, कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में खराब हो जाए। तो बीजेपी 150 पर तो 51 पर लड़ ही रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर विपक्ष को लेकर के आपका प्रश्न था कि महाविकास अघाड़ी का फिक्स नहीं हुआ, कभी 85-85 बोलते हैं, कभी 90-90 बोलते हैं, अब समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी खड़ा करना शुरू कर दिया, तो अखिलेश यादव तो कॉम के अब लिए भाई खड़े देखिए, हैं। आज 3 बजे तक ही नॉमिनेशन था, तो क्लैरिटी हो जानी चाहिए ना, किसने कहाँ कहाँ क्या क्या खड़ा किया है। अ,
इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि अब कौम के लिए, अब तो अखिलेश यादव कौम के लिए खड़े हैं, तो फिर जब कौम के लिए खड़े हो तो क्या महाविकास अघाड़ी, क्या आप शरद पवार के बारे में सोच रहे हैं और उद्धव के बारे में सोच रहे हैं? कौम के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति जो है, सभी मुसलमानों के सभी कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूंसी पे आपको कौम के लिए खड़ा कर देना है कैंडिडेट। ये लड़ाई तो कौम के लिए है, कौम के लिए जीना मरना है। आपको बताया तो था, महाराष्ट्र में आप मंच पर तो थे ही, तो अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी के भी जो एक नेता हैं, स्वरा भास्कर के पति महोदय, या पति कहना चाहिए, शौहर, शौहर एग्जैक्ट टर्म होगा, सॉरी। फहद साहब। नहीं, नाम में क्या रखा है? तो देखिए, छाता पकड़ने का भी नाम हाँ, मिलता है। तो मिस्टर स्वरा कह लीजिए, हाँ, नहीं मिस्टर शौहर, सुअर कह लीजिए, वो सुअरा है तो ये सुअर हो गए। जो भी है, अब देखिए, अब शौहर, ये लोग तो उर्दू अल्फाज समझते हैं ना क्या है। तो शौहर जो है मियाँ, उन्होंने छतरी पकड़ी, तो गीत गा रहे होंगे, मेरी छतरी के नीचे आजा कमला खड़ी खड़ी, तो उन्होंने बोला ये लो टिकट, अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो? रिवॉर्ड ऐसे होता है। तो बहरहाल, न तो वो जीत रहे हैं, नहीं, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति को ठीक ठाक अपर हैंड है। अगर ये जिस प्रकार से चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, वोट अगर ये बूथ तक पहुंचा गए, तब ये कहानी समाप्त होगी। अब यहां पर हमें और आपके लिए और दर्शकों के लिए प्रश्न ये है कि शिवसेना का क्या होगा? उद्धव वाला शिवसेना, क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस ने वो कहा कि आज तो पिक्चर ऑफ द डे आ गया है, वो संजय राउत और ये खड़े थे। तो सियासी हलकों में चर्चा तो है कि भाई, जो होना था हो गया, इस बार लड़ लेते हैं चुनाव, दिल बहला लेते हैं। जो होगा चुनाव के रिजल्ट के बाद होगा, क्योंकि 9 लोकसभा के सांसद तो हैं ना भाई। जो होगा चुनाव के बाद होगा, वो भाऊ ने कहा ना, भाऊ ने को निकाला था कि भाई, ना बनूंगा ना बनने दूंगा। हाँ, तो भाई, मैं एक बार बन चुका हूं, तो अब मेरे अलावा और कोई नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। तो ये उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे की अगर 30-40 सीट आ गई, मान लीजिए कहीं धोखे से, तो वो तो ना बनने देंगे किसी और को, वो तो कहेंगे बस मैं ही बनूंगा, नहीं देखिए, तो कोई नहीं। यही इन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ किया था। यही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ किया था। लेकिन महाविकास अघाड़ी में कोई सरकार बनने के पोजीशन पे तो पहले पहुंचे। आई रियली डाउट कि कांग्रेस 30 आप जो है क्रॉस। हमारे राहुल गांधी जी की जो ये मास अपील है, वो उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। नहीं, उसी में विश्वास रखता हूं सर। आप मुझे गलत समझते हैं। मैं राहुल गांधी के ही भरोसे हूं। आपको क्या लगा मैं मोदी जी के और योगी जी के भरोसे हूं? हरियाणा में अगर राहुल गांधी इतनी अग्रेसिव रैली ना करते तो जीतते क्या बीजेपी वाले? सवाल ही नहीं उठता। वो तो जलेबी फैक्ट्री से निकली, तब जाकर के पता चला कि ओफ, जिसको हम बहुत मैच्योर समझ के आ गए थे, जो पेपर में और पत्रकारों के द्वारा जिसका मेक ओवर किया गया था, ये तो रंगा हुआ सीआर निकला, वही सीआर है। तो पहचान गए लोग और दनादन वोटिंग हुई और भाजपा सरकार जीती। मैं राहुल गांधी के ही मास अपील के भरोसे हूं। आपको ये क्यों लगता है मैं मोदी जी और योगी जी के भरोसे हूं सर? जितनी ज्यादा रैलियां राहुल गांधी करेंगे, बीजेपी के लिए उतना अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। हम्म। तो अब आप थोड़ा सा एक विहंगम दृष्टि डालें। दोनों तरफ से नामांकन हो चुके हैं। जी। 150 से ऊपर बीजेपी लड़ रही है, 80 के आसपास शिंदे शिवसेना लड़ रही है, और 50 के आसपास एनसीपी लड़ रही है। और वो 50-51 जो भी लड़ रहे हैं, उसमें 2-3 जगह उनके मुसलमान प्रेम के कारण थोड़ी फ्रेंडली फाइट भी है। जी। और उस तरफ जो है वो कांग्रेस 100 से ऊपर पहुंच गई है, और बेचारे उद्धव ठाकरे जो हैं उनको 90 के आसपास संतोष करना पड़ रहा है। तो भाई, ये तो गलत बात है ना, क्यों सताया जा रहा है हमारे उद्धव जी को? ये तो उद्धव ठाकरे को पूछना चाहिए स्वयं से कि जिस भाजपा ने 124 सीट दिया, वो कम पड़ रहे थे, और अब आप 90 के आसपास हैं, लेकिन वो आपको लगता है कि भैया आप किंग में करें, तो बधाई हो। मैंने उस दिन ट्वीट किया था सर, तो मैंने कहा था कि जिसका थिंक टैंक ही संजय राउत हो,
फिर उसके थिंक टैंक को तो कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं, वो तो बर्बादी की तरफ चल पड़े। लेकिन वही बात है कि बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, तो अब जश्न मन रहा है। लेकिन कांग्रेस बहुत फूंक-फूंक के कदम रख रही है और कांग्रेस को पता है कि जितना अधिक नंबर पर मैं रहूँगा, मैं बार्गेन कर पाऊँगा और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी ब्लंडर है। कांग्रेस 50 से अधिक सीटों पे महाराष्ट्र में डिजर्व नहीं करती थी चुनाव लड़ना। अगर कांग्रेस वास्तव में महायुति को हराना चाहती थी, तो जितना अधिक सीट पर उद्धव ठाकरे लड़ते, उतना महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छा होता। महाविकास आघाड़ी के लिए उद्धव ठाकरे को कम से कम 130 सीट पर लड़ना था, अगर महाविकास आघाड़ी वास्तव में सत्ता में पहुंचना चाहती थी। क्योंकि शरद यादव तो कभी भी महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र के नेता न रहे, कभी भी नहीं रहे। अपने प्राइम में भी वो 90 क्रॉस नहीं किए हैं, जब अपने प्राइम में थे। ये तो उनका ढलान है, उनका उनके उनके युग का समापन है। ऐसे में कांग्रेस ने ये सेल्फ गोल किस लिए किया? ये प्रश्न आप भी पूछ सकते हैं स्वयं से और दर्शक भी स्वयं से ये पूछें। मुझे लगता है कि कांग्रेस ये बताना चाहती है कि देखो भाई, हम ही हार जीत तय करेंगे और आपको नहीं देंगे सीट। ये मेरी जिद है, हम नहीं देंगे क्योंकि हम ही सीनियर पार्टनर हैं और रहेंगे। बहरहाल इसी बीच कांग्रेस के जो पुराने खिलाड़ी हैं, उनको शिवसेना से टिकट मिल गया है। संजय निरुपम जी, लोकसभा में संजय निरुपम जी का बड़ा रोल नहीं था, लेकिन विधानसभा में सर रोल होगा। संजय निरुपम के साथ इस वक्त कांग्रेस के सारे पुराने कार्यकर्ता, जो मेरे पास जानकारी है, वो जुड़ चुके हैं। अब अगर ये होने जा रहा है, तो चुनाव के समय जो वोट ट्रांसफर करने वाला फोर्स होगा, जो बूथ तक लेके जाएगा वोट, वो कांग्रेस को मुश्किल से मिलेंगे। और संजय निरुपम अब यहां पर अपना पावर दिखाने वाले हैं शिवसेना के लिए, कि मैं कांग्रेस के लिए कितना वैल्यू ऐड करता था और मेरे बिना महाराष्ट्र में कांग्रेस की ताकत क्या है। देखिए, लोकसभा में यह हुआ कि संजय निरुपम के पास कुछ था नहीं करने को। विधानसभा के चुनाव के दौरान संजय निरुपम पे शिवसेना जो है, एकनाथ शिंदे रिलाय कर रहे हैं, उनको मौका दिया जा रहा है सब कुछ हैंडल करने को। मुझे लगता है कि मुंबई के आसपास अगर बहुत संभव है कि कांग्रेस खाता ना खुले, तो हमको और आपको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर के। बहुत हालांकि ज्यादा अभी हो भी गया यार। देखिए, 10 सीटें लड़ रहे हैं वो। टोटल जो 36 सीटें हैं, उसमें से 18 हाँ सीटें आपको शिवसेना लड़ रही है, 10 सीटें कांग्रेस लड़ रही है और 8 सीटें, मैं तो हैरान हो गया सुन के कि 8 सीटें जो है वो शरद पवार लड़ रहे हैं मुंबई के अंदर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं। वो 8 सीट डिजर्व करते थे क्या मुंबई के अंदर शरद पवार साहब? वो तो एक भी सीट डिजर्व नहीं करते। इतिश्री, कहानी समाप्त। जब एक भी सीट डिजर्व नहीं करते थे और आपने 8 सीट दे दी उसको, तो ये क्या सोच के आपने दिया था? या तो दो चीजें हो सकती है, आपको ये लग रहा हो कि लोकसभा में चूंकि हारा हुआ है ये महायुति, तो हम जीत ही जाएंगे। एक तो ये होगा कि भाई नहीं, इस ये चूंकि वोट मेरा मुसलमान के भरोसे बैठे हैं, अगर कि लग रहा है कि मुसलमान एकदम शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आपको ये लग रहा है कि मराठा वोट भी शरद पवार को शिफ्ट होगा, तब तो सर आपके थिंक टैंक को मैं प्रणाम करूंगा। मैं मानता हूं कि भाई तब ये अलग तरह का कोई थिंक टैंक होगा जिसे मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं, और ये कोई असंभव बात नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन 8 सीट मुंबई के अंदर शरद पवार, भगवान भला करे। नहीं, अब ये भी पता करना आवश्यक है कि भाई समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने छोड़ी सीटें या नहीं छोड़ी। कहां छोड़ी है? तो कहां छोड़ी है? अबू आजमी साहब के सामने जो है वो नवाब मलिक भी खड़े हैं और इनका भी खिलाड़ी खड़ा हुआ हाँ, है। इनका भी खड़ा। तो अबू आजमी तो कौम के लड़ाके हैं, कौम के लिए लड़ेंगे। इसमें वो क्यों चाहते थे कि भाई मिले या ना मिले, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी को तो 200 सीटों पे खड़ा होना चाहिए कम से कम पूरे महाराष्ट्र में। बात कौम की है, और 200 में अगर खड़ा होता है समाजवादी पार्टी, हालांकि 200 लोग मिलेंगे कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन खड़े होते तो कौम मजबूत होगी।
प्रकाश अंबेडकर ने अभी रिसेंटली जो सांस्कृतिक व्यवहार प्रकाश अंबेडकर के कार्यकर्ताओं ने, प्रकाश अंबेडकर ने नहीं, कार्यकर्ताओं ने जो सांस्कृतिक मित्रतापूर्ण व्यवहार किया था योगेंद्र यादव के साथ, वो किस लिए किया था? क्रोध का कारण क्या था संजय सर? आपको पता है? 1 साल पहले तक प्रकाश अंबेडकर को ये प्रॉमिस किया गया था कि आप भी एमवीए में हैं, आप भी महाविकास अघाड़ी में हैं, आपको कम से कम हम 15 सीटें देंगे। चुनाव आया तो आपने निकाल दिया। तो भैया क्रोध लीजिए, फिर सांस्कृतिक व्यवहार हुआ योगेंद्र यादव के साथ। अच्छा, योगेंद्र यादव ऑल द वे वहां से आकर के स्वयं को अम्बेडकरवादी भी कहेंगे और जिस महाविकास अघाड़ी में प्रकाश अंबेडकर को जगह तक नहीं है, उसके लिए मुंबई में आकर के प्रचार करेंगे, तो सांस्कृतिक व्यवहार तो होना ही था उनके साथ। अब नाराजगी किस बात की है? और देखिए उसका बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है प्रकाश अंबेडकर को, तो भैया हम नहीं जीतेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन तुमको भी जीतने नहीं देंगे। खुद तो डूबेंगे मगर हाँ, बिहार को ले डूबेंगे। तुमको नहीं जीतने देंगे। मेरा फिक्स वोट है। ये देखिए, अणुशक्ति नगर से सना मलिक और फहाद अहमद और शिंदे जी ने भी खड़ा कर दिया। मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक और एसपी के अबू आसिम आजमी और यहाँ पे भी शिंदे सेना ने खड़ा कर दिया है। जी। बाकी आप देखें कैसी-कैसी सीटें जो है आरपीआई को छोड़ दी गई हैं 2 सीटें। आश्चर्य की बात है, आरपीआई डिज़र्व नहीं करती। नहीं, आरपीआई डिज़र्व नहीं करते और वो तो खुश भी रहते हैं। उनके लिए क्या है, वो राज्यसभा में जाके अच्छी-अच्छी कविताएँ सुनाते हैं, खुश रहते हैं, इसमें कोई परेशानी भी नहीं थी। लेकिन ठीक है, महायुति को इस वक़्त लग रहा है कि एक-एक चीज़ को जोड़ के थोड़ा-सा अपर हैंड बना लें, क्योंकि फाइट तो क्लोज़ है, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और इस वक़्त कोई ये नहीं कह सकता गारंटी के साथ कि हम सरकार बना रहे हैं। दोनों में से कोई नहीं कह पाएगा। जैसे-जैसे माहौल पिक करेगा, ये ज़रूर है कि जो अब उन सर्वे पर भी कितना हम और आप भरोसा करें, क्योंकि हमने तो सर्वे किया नहीं है कोई। दोनों सर्वे जो आए हैं वो महायुति की तरफ चाँस दे रहे हैं। अब इनकी तो हालत अलग खराब है ना सर्वे वालों की। लोकसभा गए, हरियाणा भी गए। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको जिताए, तो एक काम करो दोनों को बराबर चला दो। जिसको जीतना होगा जीत जाएगा। तो वो स्थिति बन रही है। जी। तो अब आप क्या आकलन देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो है वो बीच में आपने देखा होगा एक सीएसडीएस का सर्वे आया था जिसमें सीएसडीएस के सर्वे में ये बताया गया था कि साहब के मराठाओं में और ओबीसी में अ, और आपके दलितों में सभी में बीजेपी की लीड है। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी। खाली इनकी जो लीड है वो मुसलमानों में हुँ। और एक में मेरे पास है ये पड़ा हुआ, मैं 1 मिनट उसमें देख के आपको बता देता हूँ कि ये हाँ, मुझे इनमें याद है वो डेटा। हाँ, 38% हाँ। ये लोग कह रहे हैं, अप 38% जो अप है। अपर कास्ट महायुति 58-38, हाँ, मराठास 46-39, 36 ओबीसीज 50-39, हुँ। दलित में थोड़ा पीछे है 35 फिर भी है 35-46 और अभी इन्होंने वीबीए वाला जो है मुसलमानों हमारे वाला यहाँ भी 13% दिया है। अब यही मैं समझ में 12% नहीं आता। जो मुसलमानों वाला दिया है वो मेरे को डाउटफुल लगता है। संभव आदिवासी ही नहीं है। 35-55 जो दिया है हुँ। ये दिया है। तो इस हिसाब से तो भाई महायुति आगे आएगी और वैसे मैं लगातार कहता रहा हूँ कि महायुति जो आप देखते हैं कि साहब की 31-17 जब आप देखते हैं तो वो 31-17 नहीं होके उसको यदि आप विधानसभा सेगमेंट वाइज़ देखें तो वो केवल 51, 58, 127 आता है। जी। और वो भी देखिए, तब जब वो संविधान की लाल किताब जो थी वो वो बहुत चली थी। चल रही थी। हुँ। अभी तो कोई उसको टकेसेर नहीं पूछ रहा है। नहीं, वो मायावती ने तो हल्ला कर दिया पूरा उत्तर प्रदेश में कि तुमने उपवर्गीकरण कर दिया, संविधान को धोखा दे दिया। ये वही, ये जो बात है, ये उपवर्गीकरण और एसपी वाला जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, आप देखेंगे इस वक़्त जो लोग बहुत क्लोज़ली सोशल मीडिया को फ़ॉलो कर रहे हैं, एक स्पष्ट लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, तुम महार हो, तुम जाटव हो, तुम हमारे नहीं हो, हम वाल्मीकि हैं, हमारा अलग चलेगा।
ये स्प्लिट साफ साफ मीणा वर्सेस जो बाकी आदिवासी समाज के लोग हैं, वो एकदम अलग हो गए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए जिस प्रकार से जो वोटिंग रहा हरियाणा इलेक्शन में दलितों का, स्पेशली लोग मान के चल रहे थे कि दलित तो उनको ही वोट करेंगे, लेकिन दलितों ने जिस तरह से भाजपा की तरफ वोट किया है, अ, जो मायावती वाला माइनस तबका जो दलित है, उनको तुरंत रिवॉर्ड दिया नायाब सैनी ने, वो वर्गीकरण कर दिया। महाराष्ट्र में भी यही है। महार माइनस जो दलित है वो कहां जा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। महार कहां जाएंगे ये तो हमको आपको सबको पता है। देखिए, एक आदमी स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक ट्रेन का वेट कर रहा था। हालांकि स्टेशन मास्टर बार बार अनाउंसमेंट कर रहा था कि भैया ये नंबर ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरेगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी की वही सिचुएशन थी। वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी थी और हिंदुत्व एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजर रही थी। हिंदुत्व एक्सप्रेस गुजर गई। आप मुसलमानों के लिए वो जो मृग तृष्णा में पड़े हुए थे, क्या देगा देगा वोट देगा वोट देगा, एक दिन तो हमको वोट देगा। लेकिन जब लोकसभा, कश्मीर, ये सब मिलके सामने आ गया पिक्चर, और जब योगी जी ने बोला कि भाई ये आइकॉनिक नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, इसको सिर्फ हरियाणा तक ये सीमित नहीं रहेगा। आपने देखा होगा सर, राम मंदिर के समय, वो आप उस वक्त यंग होंगे, कि मंदिर यहीं बनाएंगे। इस नारे ने पूरे देश के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को चेंज कर दिया था। मैं उस नारे के समय न तो बड़ा था और बहुत छोटा था, लोग ईंट लेके जा रहे थे मेरे गांव से, लेकिन क्या प्रभाव था मुझे बिल्कुल याद नहीं। बटेंगे तो कटेंगे का अगले 4 साल में क्या प्रभाव होगा ये मैं बता सकता हूं। बताइए। ये अलग ढंग से हिंदुओं को यूनाइट कर रहा है, और मैं बिहार की धरती पर देख रहा हूं ये। अब अगर बिहार जैसे घाघ कास्ट, जहां कास्ट की राजनीति इतनी बसी हुई है नसों में, वो बदलने लगे, उसके डायनेमिक्स बदलने लगे। अभी गिरिराज दा ने बहुत अच्छी यात्रा की। आपको पता है सर अररिया में क्या हुआ? अररिया में पहली बार यादव और मुस्लिम आमने सामने खड़े थे इस बार, इसलिए क्या बात है? राजद हुआ है। पप्पू यादव के कारण तो नहीं? हमारे आपके पप्पू यादव जो है इस समय बहुत नहीं 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 नहीं, चर्चा में वो है। तो नहीं नहीं नहीं, वो तो गिरिराज जी का अपना एक था भाई यात्रा, और साफ साफ यात्रा है, वो हिंदुत्व को लेकर के यात्रा हो रही है। वो तो उसमें तो कोई सेकुलरिज्म वाली बात ही नहीं है। ये बीजेपी ने बिहार में सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया था कि इसका प्रभाव कहां कहां है, जो योगी जी बोल गए हैं। और इसका प्रभाव अब तो टी शर्ट्स तक है। अब तो खुलेआम, अगर देखिए दो चीज है, अगर कोई ठीक है वो सनातनी योद्धा है, लेकिन बीच सड़क पर दीपावली के दिन पोस्टर लग जाए कि अपनों के साथ खरीदारी करनी है। पटना में मैं अभी जहां पर हूं, मैंने देखा है कई जगह ये पोस्टर लगे हुए हैं, और ये बताता है कि राजनीति के डायनेमिक्स बदल रहे हैं। अब समझदार नेता कौन होगा यहां पर? समझदार नेता वो हैं जो इस बहाव के साथ चलेंगे, तो वो सुपरस्टार बनेंगे। जैसे पवन कल्याण, वो समझ गए कि मंदिर तक बात सीमित नहीं है, इस मंदिर के इसको कैसे बनाना है अपना, उसको कैसे क्रिएट करना। वहां पे बीजेपी का कोई नेता नहीं उभर पाया। क्यों? क्योंकि वो उस बहाव को नहीं समझा। वो मृग तृष्णा में पड़ा रहा, मृग मरीचिका देखता रहा कि अरे 2 किलोमीटर दूर पानी है, तो थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, थोड़ा सा घर दे देते हैं, थोड़ा शौचालय का पैसा मुसलमानों को देते हैं, एक दिन वापस आएगा। जब महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस और बाकी लोगों को होश तब आया जब रिकॉर्डिंग्स बाहर आने लगी और मुसलमान कहने लगे हाँ 1500 मिला है, लेकिन वोट तो हम महाविकास आघाड़ी को देंगे। तब ये जो 6-7 सीटों पे बदलाव हुआ, एक्सचेंज हुआ है, संघ की बात जो पहुंची है ना, ये तब हुआ है सर। ये 3 दिन पहले हुआ है, इतने दिनों से ये लोग नहीं कर रहे थे। क्योंकि अजीत पवार को अभी भी लगता है, या शिंदे साहब को, कि मुसलमान बीजेपी को वोट देना दे, मुझे देगा, आपको नहीं देगा, क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा है, आप बीजेपी के साथ हाथ मिलाए हुए, आपको नहीं देगा। ये बात शिंदे और अजीत पवार जितनी जल्दी समझेंगे, चुनाव से जितना पहले समझेंगे, इन दोनों के लिए उतना ही हितकर होगा सर। और अगर नहीं समझेंगे
भगवान मालिक। तो इस बार का जो स्ट्राइक रेट है, वो आप क्या समझते हैं? चलिए थोड़ा-सा रीजन वाइज़ बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी परफ़ॉर्मेंस बीजेपी की मराठवाड़ा में थी, 8 में से 7 सीटें वो हार गए थे। उसके बाद की जो उनकी वर्स्ट परफ़ॉर्मेंस थी, वो विदर्भ की थी, जो कि उनका उनका गढ़ माना स्ट्रॉन्ग होल्ड। जाता है, जहाँ 10 हुँ, में से वो 7 सीटें हार गए थे। और बाकी पश्चिम महाराष्ट्र में पश्चिम महाराष्ट्र में भी जो सीटें हैं उनकी लगभग मेरे ख़्याल से 13 सीटें हैं, नहीं 12 सीटें हैं, 11 या 12 सीटें, 12 11 सीटें ही हैं। है ना, 11 ही है। हाँ, तो वो 11 सीटों में से वहाँ भी 7 सीटें तो हारे ही हुए हैं ना, मतलब 4 ही सीटें हुँ, तो जीते थे, 4 या 5 हाँ, जीत गए थे वहाँ पे, हुँ। 5 जीत गए थे। तो इस सिनेरियो में भाई साहब क्या लग रहा है आपको? अब क्या परिवर्तन हो जाएगा? देखिए मराठवाड़ा परिवर्तन। में कोई मराठवाड़ा में कोई भूचाल आ जाएगा, या विदर्भ में फिर भी आप जानते हैं विदर्भ तो गढ़ रहा करता था एनडीए का। अब विदर्भ के गढ़ में भी वो बुरी तरह से परास्त हुए। अब क्या स्थिति हो जाएगी? देखिए, आपको अगर वापस अपने आप को रिक्लेम करना है, उस पोज़ीशन पे पहुँचना है कि आप सबसे बड़े सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, तो भाजपा को पहले तो अकेले 90 कम से कम, बीजेपी को 150 में से 90 के आसपास पहुँचना होगा। और उनको पहुँचने के लिए उनको सबसे पहले विदर्भ को सुधारना होगा। सब चीज़ बाद में, मराठवाड़ा बाद में। अब विदर्भ कैसे सुधरेगा? यहीं खेल में संघ आता है। संघ के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। संघ के प्रोस्पेक्टिव में भी थोड़ा दर्शक समझे इस बात को। संघ, अगर ये चुनाव सपोज कीजिए महाविकास अघाड़ी जीत जाती है, उनकी सरकार बन जाती है, तो नागपुर के आसपास जो संघ के प्लान्स हैं अगले 5 साल के लिए, वो सब होल्ड में पड़, सब कुछ होल्ड में हो जाएगा। संघ किसी कीमत पे, जहां तक मैं जितने लोगों को जानता हूं, संघ के लोगों को मेरी जो बातचीत हुई, किसी कीमत पे महाराष्ट्र चुनाव महायुति को जीतते हुए देखना चाहता है। अब अगर ये सिचुएशन है तो संघ को स्वयं इस पूरे चुनाव में उतरना होगा। अब आप पूछ रहे थे संजय सर क्या बदल जाएगा? बदल गया, हरियाणा भी बदला। हरियाणा में अगर लोकसभा से और विधानसभा के स्ट्राइक रेट को देखें तो बहुत कुछ बदल गया। पूरा जीटी रोड बेल्ट में जिस तरह से वोटिंग पैटर्न बदला। जीटी रोड बेल्ट हालांकि, और अहिरवाल इनका पहले से भी स्ट्रांग था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग घर बैठ गए थे ना ओवर कॉन्फिडेंस में, वो लौट गया, बोला ये गलत हो गया था। तो इस बार महाराष्ट्र में भी कुछ कहानी है। महाराष्ट्र में भी एक सेगमेंट था, और वो 10 से 11% का सेगमेंट है, जो कि बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, जो इस 400 पार के नारे के चक्कर में इतना कॉन्फिडेंट था कि कुछ लोगों ने वोट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोग से प्रचार प्रसार भी कम हुआ। विदर्भ में आपकी बर्बादी के यही 3 कारण थे। अब और ये तीनों आरएसएस घर कारण बैठी चूंकि हुई थी। सुधरते हुए, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आरएसएस की अरे ज़रूरत ही नहीं थी ना, आरएसएस से तो भाई बच्चा जो है बड़ा हो बिकॉज़ गया। यू डोंट उस समय तो आपने बोला कि हम भगवा ही सब्सक्राइब नहीं करते ना। इसमें इसमें अच्छा संजय सर, आप या हम क्या कर सकते हैं? अगर बीजेपी के सबसे टॉप लीडर, चूंकि प्रधानमंत्री को नहीं जोड़ेंगे और गृह मंत्री को, इसलिए क्योंकि वो बीजेपी में अब नहीं, वो तो पद होल्ड कर रहे थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। तो जेपी नड्डा ही चूंकि कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से देखे तो सबसे बड़े आदमी थे। अब वो कह रहे हैं वी डोंट सब्सक्राइब भगवा। अच्छा, सिर्फ आपने ये नहीं किया, आपने चिढ़ाया भी था संघ को, ऐसी बात नहीं है। आप सोचिए, एक सेकंड के लिए आप सोचिए सर, ये तो शिवसेना के चूंकि नवाब मलिक के रिलेटिव को शिवसेना ने दिया तो चल गया है। नवाब मलिक को भाजपा टिकट दे देती, नवाब मलिक को, तो क्या होता? संघ फिर से पीछे के कदम खींचता, बोला ये तो भैया जीवन भर इसने हमारे, देखिए क्या होता है ना सर, बड़े कार्यकर्ता जेल जाते हैं तो न्यूज बनता है,
ये जो छोटे लेवल पे जिला स्तर के कार्यकर्ता, जैसे अभिषेक राजा अभी बिहार में भी गया था, तो हम लोगों ने पूरा बीजेपी ऑफिस घेर लिया था। ये लोग जब जाते हैं ऐसे गौरक्षक, तो न्यूज़ भी नहीं बनता। बजरंग दल, वीएचपी, इन लोगों के अगेंस्ट में किस-किस प्रकार के काम किए थे महाविकास अघाड़ी के कुछ नेताओं ने, ये आपसे और मुझसे तो छुपा नहीं है। बहुत सारे लोगों से भले छुप जाए। शरद पवार किस प्रकार से मराठवाड़ा में संघ को बर्बाद करने के लिए, समाप्त करने के लिए किस प्रकार से उनके छोटे नेताओं को अलग-अलग केसेस में फंसा के जेल भेजता रहा है लगातार। वो मुझसे तो छुपा नहीं है कम से कम। तो वो चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए पहली बात तो। तो संघ ने भी रियलाइज़ किया और बीजेपी ने भी रियलाइज़ किया कि भैया हमसे गलती हो गई। और केरल की मीटिंग के बाद जब सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, जब सब मिल गए हैं, चूंकि अब एक हो गए हैं तभी ना नहीं बटेंगे, जब नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे। इसके पहले आप बटे हुए थे तो कट गए थे, सीधे से। इतना साधारण सा पंचतंत्र का कहानी है बचपन में कि लकड़ी के गट्ठे को एक साथ रखने पर नहीं तोड़ा जा सकता, एक एक लकड़ी रहेगा तोड़ देंगे। तो उस वक्त लकड़ियां भी अलग अलग हुई थी, सबके अलग-अलग अपने ये चल रहे थे। इस वजह से ये स्थिति। अच्छा, दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस जी को संघ का बैकअप भले ही रहा हो, लेकिन 2024 के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी जब अजीत पवार को लेके आया, संघ पूरी तरह से असहज था सर। और अब क्या है, वो झंझावात गुजर गया। एक जो बदलाव हुआ है कि ठीक है, भला है, बुरा है, अब जो भी है, अ, ये भी कुछ ये नहीं कर रहा है, हमारा ये नहीं करेगा, अब सब प्रॉमिस हो गया, ठीक-ठाक हो गया, गुस्सा भी निकल गया। मोदी जी भी 240 पर आ गए, संघ के साथ अब बातचीत भी होने लगी। अब तो मोदी जी छोड़िए, सेम डीएनए की बात करने वाले भागवत साहब कह रहे हैं योगी जी की लाइन पे कि नहीं, नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है, बँटना नहीं है हमको। तो जब भागवत जी इसको अपने ही कथन सेम डीएनए वाले से के बजाय अब ये कहना पड़ रहा है कि हिंदू राष्ट्र है। जो कि जयपुर डायलॉग्स ने अपने, हम लोग मंच से हमने कहा, जो अमृत निकला कि सनातन ही राष्ट्रवाद है। तो हो गई, बात खत्म हो गई। अब वहां पे उस स्पीच पर जाएंगे तो हर एक कार्यकर्ता अपने अपने ढंग से काम करेगा, और संघ ही वो, कोई माइक्रो मैनेजमेंट अमित शाह के पास नहीं है। संघ के कार्यकर्ता ग्राउंड पर काम करेंगे तो वोट बूथ तक पहुंचेगा, ईवीएम तक पहुंचेगा, नहीं करेंगे नहीं पहुंचेगा। 18 करोड़ की पार्टी, एक एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके दर्शक समझेंगे कितने बीजेपी के कार्यकर्ता निष्ठावान है भाजपा के प्रति। क्या नंबर देते हैं कि 18 करोड़ लोग हैं हमारे साथ। ठीक है, भाजपा के यूट्यूब पे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं सर? देखा है, आपको याद है? ये रियल पिक्चर है, बाकी सब बकवास है। आपका कार्यकर्ता आपका यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए है, और आज के समय आपका हर एक कार्यकर्ता मोबाइल तो चलाते ही है। ये वास्तविकता है। तो बाकी लाला लैंड से बाहर निकल के संघ के साथ जुड़ करके जो स्थितियां बदली है, जो गेम बदला है, वो चीजों को बदल रहा है, और इसी वजह से महायुति इस वक्त आगे नजर आ रही है। एक और चेंज हुआ है सर, 2024 में, और अभी 2024 में एक बात, दर्शक भी इस बात को समझे कि एक नाथ शिंदे पूरे महाराष्ट्र के लीडर नहीं थे। सीएम जरूर थे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लीडर नहीं बन पाए हैं। पिछले 3 महीने से, एक तो ये लाडली योजना, दूसरा गौ माता को राज्य माता घोषित करना। अब ये सब छोटी-छोटी चीजें जो, सोचिए, अभी मुक्तेश्वर जी मातोश्री से निकल के हिंदुत्व का सम्राट बता रहे थे उद्धव ठाकरे को, वहीं पे मंच पे बैठे-बैठे एकनाथ शिंदे जी को आशीर्वाद दे दिया। अब इससे क्या हुआ? वो डायनेमिक्स बदलती है कि भाई वो दिख रहा है लोगों तक, वो पहुंच रहा है लोगों तक, और जब चीजें पहुंचती हैं तो नाराजगी भी धीरे-धीरे कम होती है कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब जो है एकनाथ शिंदे ही है और यही हमारा लीडर है। ये बदल गया है सर। जी। और थोड़ा बहुत झारखंड की भी बात कर लेते हैं। झारखंड में क्या जी, चल रहा है? झारखंड में हेमंत बिश्व शर्मा चल रहे हैं सर। एक लाइन में अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा जिस राजनीति को कर रहे हैं, 1 मिनट में झारखंड की बात करूं उससे पहले, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बंगाल में आया है शुभेंदु अधिकारी का। उन्होंने कहा कि मैं
जहां से ममता बनर्जी को चुनाव हराया हूं, वहां 35% मुसलमान है, लेकिन मेरे साथ 65% हिंदू था। ये जो उन्होंने पिच पकड़ी है कि हिंदू मेरे साथ था, ये कोई नई पिच नहीं है। इस पिच के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं हेमंत बिश्व शर्मा। जब 2021 में चुनाव चल रहा था असम में, तो उन्होंने कहा था, आई डोंट वांट मिया वोट्स, दे आर वेरी कम्युनल। मिया वोट मतलब असम में बांग्लादेशी वोट, बांग्लादेशी मुसलमान। इसका इंपैक्ट ये होता है कि सारे हिंदू एक होकर के बीजेपी को वोट करते हैं। यहां पर एक कदम आगे बोला है हेमंत बिश्व शर्मा ने, हमारा सरकार आया तो बांग्लादेशी मुसलमानों को उसके पिछवाड़े पे लात मार के झारखंड से भगा देंगे। आदिवासी भाई बहन लोगों का जमीन नहीं छीनने देंगे। हेमंत बिश्व शर्मा का यह प्रॉमिस है। हेमंत बिश्व शर्मा ने जिन्हें एक और बात कही इन दोनों चीजों के अलावा, कि डेमोग्राफी चेंज के लिए कोई अगर एक आदमी उत्तरदायी है तो वो सीधे सीधे हेमंत सोरेन है। वही इन लोगों को बसा रहा है और आपकी जमीन को छीन रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो रहा है, क्योंकि कोर्ट्स की फाइंडिंग है वहां पर। अब तो सारा आंकड़ा है, डेटा है, और बीजेपी अग्रेसिव ढंग से, अगर आप देखिएगा गोड्डा पाकुड़ साइड पूरा एकदम जहां जहां चेंज हो रहा है, यहां तक कि वो गिरिडीह जा रही है, यहां तक कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो रांची तक सीमित है, वो दुमका जा रही है, हर जगह जा रही है जहां पर उनका जो आदिवासी वोट है वो जो इंपैक्ट करता है वो शिफ्ट हो जाए। जेडीयू को जितनी दो सेफ सीट है, दोनों सेफ सीट है, सरयू राय वाली भी जो सीट है वो बहुत सेफ सीट है जदयू के लिए, तो जदयू भी अपनी सीट निकालने जाएगी। और तो वो तो बस उनको सरयू राय को टिकट देना था, स्वयं का नहीं देना चाहते थे। बेचारे रघुवर दास की ऐसी तैसी हो जाती, तो उन्होंने रास्ता निकाल लिया कि भाई ये सीट हम जेडीयू को देते हैं। जेडीयू जी, आप कृपया सरयू राय जी को जो है वो टिकट दे दीजिएगा, हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि वो बिल्कुल हमारे चेहरे पे कालिख फुट जाएगी। देखिए ऑलरेडी पिछली बार पुती जो है। है देखिए, नहीं, वो ठीक है, एरोगेंट, बहुत सारी चीज़ें ठीक की है। यदि सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता भाई। बाबूलाल मरांडी को आप आगे ले आए हैं। देखिए आप सोचिए पिछली बार उस आपको समय हम ध्यान लोग है, झारखंड के जब थे। हम लोग झारखंड का इलेक्शन एनालाइज़ कर रहे थे, तो कह रहे थे भैया इस रघुबर दास को कहाँ आपने जो है इतना प्रोमिनेंस और इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है। आप खुद अपनी इतने सीट घमंड नहीं में बचा थे, पाया। नहीं नहीं, आप इतने घमंड में थे कि आपने आजसू से अलायंस नहीं किया। हाँ, झारखंड के लिए आपका सबसे मजबूत अलायंस वो नीतीश कुमार नहीं था। वो उनके भरोसे कुर्मी वोट नहीं आने। जो महतो वोट है झारखंड का, कुर्मी वोट है, वो आजसू के कारण आता है, और आजसू आपका इंपॉर्टेंट अलायंस था, आपने क्यों नहीं किया? और आपको ये दर्शक अभी चाहे तो क्रॉस चेक कर लेंगे, 8% आजसू को अकेले भी वोट आया, अकेले भी। सोचिए वो 8% वोट आपके साथ होता तो पिछली इलेक्शन में भी आप पीछे नहीं होते, लास्ट इलेक्शन में भी आपकी ये दुर्गति तो नहीं होती। और रघुवर दास को तो देखिए, सरयू राय और रघुवर दास जब आमने सामने खड़े थे तो दो चीजें हुई थी। संघ का एक एक कार्यकर्ता, मैं एक भी ऐसे कार्यकर्ता से नहीं मिला जो रघुवर दास के साथ खड़ा था, वो सब सरयू राय के साथ खड़े थे। भाई साहब, जिस आदमी ने लालू प्रसाद यादव को पानी पिला दिया है जब अनडिवाइडेड बिहार था, आप उस आदमी के कद को छोटा समझ लिए, तो ये होता है। कभी जब आदमी ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाता है तो आसपास के जो बाबू साहब लोग होते हैं कहते हैं, मालिक आपके जैसा मुख्यमंत्री ना भूतो ना भविष्यति, आप तो सर सर हैं सर। सर कुर्सी पे फिर बैठते बोले हाँ यार ठीक ही बोले। ऊपर से एक तो पहले ही मध्य प्रदेश में चल रहा था माइका लाल वाला, और लगे हाथों वही ऑलमोस्ट वैसा ही बयान अगेंस्ट ब्राह्मण वो दे बैठे सरयू राय बोल रहे हैं, ये रघुवर दास। तो बाकी जो कुछ था, वो बाकी जो बचा था वो काले चोर ले गए। तो कुल मिला के बीजेपी की दुर्गति हो गई। अब बीजेपी ने रियलाइज किया कि सत्ता में बने रहने के लिए सबसे पहले चीजों को, ये बड़बोलापन जो है वो बंद करना होगा। ये ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया जी। तो अब क्या लगता है? मैं झारखंड को मान लें? नहीं फोरगॉन कंक्लूजन?
हाँ, झारखंड कंक्लूज़न में, झारखंड में अच्छा पोज़ीशन पे है बीजेपी, वोट पहुँचना चाहिए ईवीएम तक, इम्पोर्टेंट ये है, पोज़ीशन अभी हाँ, अच्छी है। वो ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्थिति, अगर ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्थिति में नहीं जाते हैं, आराम से वहाँ पे एनडीए सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र में फाइट है, एज ज़रूर थोड़ी-सी महायुति को है। अगर संघ उसी प्रकार से लग गया जिस प्रकार से हरियाणा में लगा है, तब नंबर जो है कुछ भी जा सकता है, 150-60 जहाँ जाए। लेकिन एज में अभी भी महायुति तो है। जी। दैट इज़ वेरी गुड। और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के बारे में क्या विचार है साहब? मामला तो बड़ा जोरदार चल रहा है, यानी कि जितना शोर महाराष्ट्र के चुनाव का है, उससे अधिक उत्तर प्रदेश के उपचुनावों का है। है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का ये सेमीफाइनल है सर। योगी जी के लिए भी सेमीफाइनल है और योगी जी मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँचे। और अभी तो संघ प्रमुख से मुलाकात भी हुई थी, आशीर्वाद भी मिला है सीधे-सीधे डायरेक्ट। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है मथुरा में, सब कुछ हो गया भाई। अब प्रश्न ये है कि क्या हुआ कितनी मथुरा सी में? ये बताइए, आपके पास क्या समाचार? नहीं, वो समाचार तो जयपुर डायलॉग समिट में जाने से पहले ही हो गया था कि वहाँ पर संघ प्रमुख गए और योगी जी वहाँ पे पहले उन्हें लगा कि इस बार भी सिर्फ उनका देखना है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब वहाँ से बुलावा गया, योगी जी गए, मिले, मुलाकात के बाद जहाँ तक मुझे पता है कि आशीर्वाद दिया गया है। अब ये आशीर्वाद कहाँ तक पहुँचेगा ये देखना है। संघ का बिल्कुल सही। कहा गया कि मतलब आप ही हैं, ये न कोई ना सोचे कि 2027 में किसी और की कोई चांस बने, मतलब ये श्योर शॉट कर दिया गया कि आप बिंदास होकर के काम कीजिए, पूरे देश में घूमिए, पूरे देश में वो नारे लगाइए। अब आप सबसे बड़े लीडर हैं, 2027 में भी आप ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब अब जब यही वहीं से आज्ञा मिल गया है तो क्या बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप और क्या अब केशव प्रसाद मौर्य और क्या पाठक बाबा इन नहीं, नहीं, लोगों की वो तो बात। ठीक है, लेकिन उपचुनाव में क्या हो रहा है? देखिए, उपचुनाव में मुझे लगता है कि 9 में से 6 कम से कम और एक और हो सकता है, 7 हो सकता है। और 7 अगर जीत गए बाबा तो देखिए, कुंदरकी तो नहीं जीत सकते, ये तो पक्की बात है। ना, वो तो नहीं जीत रहे, वो तो नहीं जीत रहे। करहल भी नहीं जीत सकते, ये भी पक्की बात है। 2 गायब हो गए, हुँ? 7 बचे। अब तो उसमें 6 अब हो जाए, 7 हो जाए। चुनाव तो 7 पर ही है, हाँ। और 7 में भी एक मीरापुर है जो कि आरएलडी की है, मीरापुर तो इस बार जीत जाएँगे मीरापुर। मीरापुर की सेटिंग हो गई है। मीरापुर की सेटिंग हो गई सर। अच्छा, गाज़ियाबाद और खैर तो सेफ सीट है, तो उसमें तो कोई गाज़ियाबाद बीजेपी और को खैर कोई में तो कोई दिक्कत नहीं। टेंशन है नहीं। बाकी बची मी फूलपुर और मझमा। फूलपुर भी निकलेगा, फूलपुर भी निकलेगा सर। कटहरी में दिक्कत है थोड़ी-सी, नहीं? हाँ, वो तो दिक्कत लालजी होना वर्मा, ही है। उनका स्वयं का बहुत पावर है वहाँ। मुझे लगता है वही ना। मिल्कीपुर हो जाना चाहिए था, कि मिल्कीपुर में निपट जाते इस बार, अयोध्या के देख राजा। इसीलिए ये क्या बताएँ अब, चुनाव आयोग अपने हिसाब से क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या सोचा, लेकिन ठीक है। लेकिन मिल्कीपुर हो जाना चाहिए था। देखिए क्या होता है ना कि मिल्कीपुर अगर होता ना, तो समाजवादी पार्टी का पूरा फ़ोकस मिल्कीपुर पे शिफ्ट हो जाता। आप हारो-जीतो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे बहुत मुसलमान थे। लेकिन उनका अगर पूरा फ़ोकस वहाँ पे शिफ्ट हो जाता ना, तो बाकी 9 सीटों में अच्छा कांड कर सकते थे। अभी फ़ोकस 9 की 9 सीटों पे उनका भी है। हुँ। 9 की 9 सीटों पे है, तो देखें गाज़ियाबाद, खैर सीसामऊ का पता नहीं क्या होगा, सीसामऊ निकल भी सकती है वैसे तो। योगी जी ने दम लगा रखा है उसके ऊपर। 40% देख मुसलमान हैं वैसे वहाँ पे। देखिए, मुसलमान तो सर रामपुर में भी बहुत ज़्यादा थे बाई इलेक्शन के समय। वो बाबा बाई इलेक्शन के आप कुछ कहना चाहते हैं, अब लोग समझे ना समझे, हम तो समझ गए हैं। हाँ, बस वहीं तक उतना ही समझे, जो मैं कह रहा था, वो हो जाएगा। बाबा का अपना चलता है। बाबा का अपना चलता है। बाबा बाबा अपने रास्ते से चलते हैं। बाबा की ट्रेन यूँ ही चलेगी। डिरेल करने का कोशिश किए तो देख लेना।
तो चलिए फिर इन्हीं जी। विचारों के साथ में आज के संस्करण का अंत करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। देख रहे हैं बम कैसे फूट रहा है पटना में अभी से। बताइए क्या होगा, लोग कह रहे हैं बम नहीं फोड़ना है, हम आज ही बम लेके आए, इतना मारेंगे धुआं धुआं हो जाएगा पूरा दीपावली में। तो भाई इसके लिए तो हमें धन्यवाद देना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट का। इतनी जो हाँ। चेतना जगाई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरह से उसको श्रेय जाता है। मैं तो वामपंथियों को भी बहुत श्रेय देता हूँ, उन्हीं का श्रेय है। वो ना आते तो शायद, मैंने तो 2006 के बाद पटाखे ही नहीं जलाए थे। उन्होंने बोला कि चूंकि नहीं जलाना इसीलिए अब मैं जला रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि जो लोग 30+ हैं उनमें से 99% लोगों के साथ यही है कि नहीं, मना किया है ना इन्होंने, जलाएंगे। अब जलाएंगे, वही बात है। तो बिल्कुल सही वही है। बात। तो समाप्त करते हैं अब इस चर्चा को, और थोड़ा रुके रहिएगा, आपसे कुछ जी। चर्चा करनी है।